चलिए, इस टाइम पे भी हम लोग बात करेंगे गैसेस स्टेट के टॉपिक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज की बात करेंगे। ठीक है, गैसेस स्टेट में हमारे पास एक टॉपिक आता है, उसमें से क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी जो गैसेस स्टेट में है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, गैसेस स्टेट में जब बात करते हैं तो हमारे पास कहते हैं कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, मोशंस में होते हैं। अगर ये गैसियस मॉलिक्यूल्स जैसे बात करते हैं, ये रैंडम मोशंस में होते हैं, किसी भी तरह से मोशंस में होते हैं, रैंडम मोशंस में होते हैं। और रैंडम मोशंस में जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में विद डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, जो रैंडम मोशंस में है, ये गैसियस किसमें है, रैंडम मोशन में। ओके, रैंडम मोशंस में कह रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसमें है, डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, अलग अलग वेलोसिटी है इनके पास, डिफरेंट वेलोसिटी है विद डिफरेंट डायरेक्शंस भी है। थोड़ा समझिएगा, डिफरेंट डायरेक्शंस भी है। अगर ये रैंडम मोशंस है, रैंडम मोशंस का मतलब ये हो गया हमारे पास डायरेक्शंस उसका क्या होगा, पर्टिकुलरली एक डायरेक्शंस नहीं होगा, अलग अलग डायरेक्शंस होंगे। और दूसरा क्या है, उनकी वेलोसिटी भी क्या है हमारे पास, डिफरेंट है। ये गैसेस मॉलिक्यूल जो रैंडम मोशंस में दिखाए गए, अब ये किसी कंटेनर में अगर रखे गए हैं, अगर किसी कंटेनर में रखे गए हैं तो ये यहाँ पे कॉलिजन्स भी करेंगे वॉल के साथ, ये कॉलिजन्स करेंगे, ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स रहेंगे। और गैसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर यहाँ पे जो कॉलिजन्स आ रहे हैं वो इलास्टिक कॉलिजन आ रहे हैं। इलास्टिक कॉलिजन, किस तरह के कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन। देखिए, इलास्टिक कॉलिजन्स क्या होता है, ऐसे कॉलिजन्स जहां पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहाँ पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इलास्टिक कॉलिजन्स की बात करें जो गैसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जा रहे हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या बताया जा रहा है, गैसेस मॉलिक्यूल जो रैंडम मोशंस में है, रैंडम मोशंस में है तो उसके वेलोसिटी है वो डिफरेंट वेलोसिटी है, डिफरेंट डायरेक्शंस है। और डिफरेंट वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शंस होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स अगर किसी कंटेनर्स में है तो वहां पे क्या करेंगे, वॉल के साथ इसकी कॉलिजन्स होगी। जो कॉलिजन्स किस प्रकार की होगी, इलास्टिक कॉलिजन, ये भी पूछता है, इलास्टिक कॉलिजन। और इलास्टिक कॉलिजन होने की मतलब यह है कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। ये तो बेसिक्स फंडामेंटल हुआ हमारे पास केटीजी के अनुसार। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसके ऊपर, जो हमने हेडिंग दे रखा है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी के बारे में। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, ये हमारे पास बेसिक्स फंडामेंटल जो बताए गए वो है। अब जरा सा देखते हैं उनका क्या कहना था। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास ये इलास्टिक कॉलिजन है, काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं है, इट मींस कांस्टेंट है, तो कभी कभी मॉलिक्यूल्स क्या होगा, स्पीड अप होगा, कभी कभी स्लो डाउन होगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। स्पीड अप कहने का मतलब सम टाइम मॉलिक्यूल्स फास्ट हो जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स, सम मॉलिक्यूल्स स्लो हो जाएंगे, तभी हमारे पास क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी जो देंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, नो लॉस होगा। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स स्पीड अप पकड़ेंगे, कुछ मॉलिक्यूल स्लो डाउन जाएंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं कि मैक्सवेल का क्या कहना था, किसके अकॉर्डिंग, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। तो मैक्सवेल ने सजेस्ट किया था, क्या सजेस्ट किया, मैक्सवेल का सजेशंस ये रहा कि कुछ फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल पोसेसेस करेंगे, रखते हैं अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, पर्टिकुलर वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, जैसे बात करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कहां पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर,
कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या कहना था उनका, certain molecule possesses a particular velocity which will be remain constant। कहने का मतलब होता है कि अगर कोई टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए हैं और उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे कुछ मॉलिक्यूल्स पोसेस करेंगे, रखते हैं क्या, पोसेसेस अ पर्टिकुलर वेलोसिटी ये होंगे कांस्टेंट, विल रिमेन कांस्टेंट, ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो जो वेलोसिटी रख रहे हैं वो थ्रू आउट द कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कुछ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां लिख सकते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स possesses a particular velocity will remain constant। कुछ फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल जो पर्टिकुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। जरा सा ग्राफ के थ्रू देखते हैं, या फिर यहीं पे एक हमारे पास आता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार हमारे पास एक इक्वेशंस आता है। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार जो इसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी के अनुसार एक इक्वेशंस आता है। ठीक है, वो कहना है कि फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी बिटवीन c and c plus dc, fraction of molecule having velocity having velocity between c and c plus dc, c and c plus dc के बीच होगा। फ्रैक्शंस, कुछ मॉलिक्यूल्स के पास जो वेलोसिटी होंगे वो क्या होंगे, c और c प्लस dc के बीच होंगे वेलोसिटी। ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी करना है, इसके मैक्सवेल का लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार कि कुछ मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होगा वो किसके बीच होगा, c and c plus dc के बीच, जो कि एक इक्वेशंस के माध्यम से दिया जाता है। इक्वेशंस के माध्यम से यहाँ पे हमें सिर्फ इक्वेशंस देखना है। ठीक है, उतनी इंपॉर्टेंस है नहीं हमारे पास इस इक्वेशंस की, जहां पे ये होता है dnc by n इक्वल dnc by n इक्वल टू क्या है हमारे पास, 4 pi m 2 pi rt, ठीक है, 2 pi rt 3/2 e to the power minus mc square by 2rt, mc square by 2rt c square dc। ठीक है, c square dc, ये क्या है कि जो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी जो वेलोसिटी होता है c और c प्लस dc के बीच होता है, वो इस इक्वेशन से शो किया जाता है। इस इक्वेशंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/n को मैं बाहर कर ले रहा हूं, फिर dnc बाय उस dc को मैं नीचे ले आ रहा हूं, फिर यहां पे क्या हो जाएंगे 4 pi ब्रैकेट m 2 pi rt पावर 3/2 e to the power minus mc square by 2rt c square। ये हमारे पास आएंगे इक्वेशंस। ध्यान देखिएगा कि अगर कोई फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कह रहा है, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इसकी वेलोसिटी c और c प्लस dc के बीच होता है, उसे इस इक्वेशन से दिया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है,
डीएनसी जो बनता है हमारे पास, डीएनसी यही हमारे पास है फ्रैक्शन, मतलब टोटल का कुछ मॉलिक्यूल्स, ये फ्रैक्शंस है, ठीक है। और जो एन है वो हमारे पास क्या है, टोटल मॉलिक्यूल्स है। एन क्या है, टोटल मॉलिक्यूल। एम हो गया मोलर मास, टी हो गया टेम्परेचर, आर कांस्टेंट है, गैसेस कौन ये हाँ गैसेस कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास आ गए ये चीज। अब फ्रैक्शंस कहने का मतलब, जैसे कि बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें कि कुछ सडन टोटल्स है, कुछ टोटल्स है, टोटल्स का कुछ पार्ट क्या, कुछ पार्ट, वही तो फ्रैक्शंस हुआ हमारे पास। टोटल का कुछ पार्ट जो हुआ वही फ्रैक्शंस हुआ। ये हमारे पास जैसे टोटल मॉलिक्यूल्स n से शो किया गया, और इसकी फ्रैक्शंस जो बताया गया है डीएनसी से बताया गया है, डीएनसी से। अगर ग्राफ्स की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो अब ग्राफ्स पे ध्यान दीजिएगा। ग्राफ्स के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो क्या है हमारे पास, इसमें बस इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, पूछता नहीं है क्या होता है। हाँ, ये अभी जो ग्राफ्स बताया जा रहा है ये आएगा हमारे पास, ठीक है। ग्राफ्स में आप देखिएगा, ये हमारे पास एक ग्राफ लिया गया है, ठीक है, जहां पे ये प्रोबेबिलिटी दिया जा रहा है, इट मींस डीएनसी बाय एन, ये फ्रैक्शंस दिया गया, और ये दिया जा रहा है वेलोसिटी का, ये किसका है, वेलोसिटी का, v का। अब इस ग्राफ में हमें देखना है कि जो x एक्सिस है वहां पे वेलोसिटी दिखाया गया है, y एक्सिस पे फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स दिखाया गया है। अब फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स हम ये कह रहे हैं कि ये जो ग्राफ बन रहे हैं, ध्यान दीजिए, अब फ्रैक्शंस कहने का मतलब ये हमारे पास ये फ्रैक्शंस हुआ, टोटल का इतना पार्ट, या फिर ये इसका, इस फ्रैक्शंस की जो मॉलिक्यूल्स है उसकी वेलोसिटी, अगर यहां पे हम करते हैं x1 x2, मतलब इस फ्रैक्शंस, ये टोटल ये फ्रैक्शंस हुआ हमारा, इस फ्रैक्शंस का जो वेलोसिटी है वो x1 है। इस फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो ये क्या है, x2 है। ठीक इसी तरह अगर यहां पे हमारे पास दिखाया जाए तो इसकी वेलोसिटी अगर मैं करता हूं x3, ठीक है, तो हर फ्रैक्शंस का जो बात कर रहे हैं वो वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। अगर एक ए फ्रैक्शंस लिया, ए फ्रैक्शंस लिया, या इस पॉइंट पे मैंने पीक वाले पोर्शंस पे मैंने लिया अगर फ्रैक्शंस, तो ये हमारे पास कितना मैंने शो किया है, x3, ठीक है, x3। अब यहां कहने का मतलब ये है इस ग्राफ में कि जो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से जो मैक्सिमम वेलोसिटी आते हैं, जो पीक पे जाते हैं, पीक पे हमारा ये पीक हुआ। अब ये ग्राफ में देखिएगा, ये ग्राफ यहां से चलिए, अगर ये हमारे पास आए पीक पे, तो जो पीक पे वेलोसिटी आती है उस वेलोसिटी को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, कहने का मतलब है कि जो फ्रैक्शंस में आएंगे वो सबसे ज्यादा, मैक्सिमम कौन है ये नहीं, सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होते हैं सबसे ज्यादा। अभी यहां पे हमारे पास क्या है, कम है, बढ़ रहा 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 है, तो जो सबसे ज्यादा होता है वो क्या है हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबल, आने की संभावना है सबसे ज्यादा जो बार आती है वो है मोस्ट प्रोबेबल। मैक्सिमम होता नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी में सबसे ज्यादा, हाँ ये क्वांटिटी कहने का मतलब ये नहीं कि ये हमारे पास ज्यादा है, ये ज्यादा आने की संभावना होती है, या सबसे ज्यादा आती है, कौन, जो पीक पे आती है उस वेलोसिटी को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो हमारे पास फ्रैक्शंस में सबसे ज्यादा आती है, ठीक है। ये हमारे पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशंस का एक कर्व है। अगर बात करते हैं इसे टेम्परेचर से रिलेट करके, टेम्परेचर से रिलेट करके करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, dN/dc, या यहाँ डीसी भी कर सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब फ्रैक्शंस की बात करते हैं टोटल में से, तो जो जहां पे आ रहा है उस वेलोसिटी को दिखाया जा रहा है, पीक पे आता है हमारे पास, अगर मैंने मान लिया x3, और जो पीक पे आता है उस वेलोसिटी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब एक बहुत अच्छा रिलेशंस यहाँ पे पूछता है क्या, कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशंस कर्व जब पढ़ते हैं
मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब पढ़ते हैं तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उस कर्व पे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कर्व ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर्स की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। अगर हमने ग्राफ लिया है, क्या लिया, अगर ग्राफ लिया, ये हमारे पास एक ग्राफ में दे रहा हूं, ठीक है, इस ग्राफ को मैं इस तरह से लिया, फिर इसी ग्राफ को मैं थोड़ी सी ये लिया, इधर क्या था, v था, वेलोसिटी था, इधर क्या था, प्रोबेबिलिटी था, dnc/n था, प्रोबेबिलिटी था। अब ध्यान रखिए, अगर ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2, अलग अलग टेम्परेचर पे मैंने लिया। अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होने से क्या होता है ग्राफ पे, उसी की चर्चा कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होने से T1 और T2 दो अलग अलग टेम्परेचर पे हमारे पास ग्राफ को शो किया गया है। अगर मैं कंडीशंस देता हूं यहां पे T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, कंडीशंस क्या है, T2 इज ग्रेटर देन T1, जो टेम्परेचर T2 है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द T1, एज कंपेयर टू द T1। इसकी ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, जो ग्राफ हो रहा है वो स्लाइटली डाउन हो रहा है, स्लाइटली डाउन हो रहा है। जो पीक था वो इसका थोड़ा सा कम हो गया, डाउन हुआ। दूसरी बात, जो पीक इसका पीक बन रहा था वो थोड़ी सी फ्लैटेंड हो गया, फ्लैटेंड हो गया, क्या हुआ, फ्लैटेंड हो गया। तो फ्लैटेंड होने का मतलब होता है कि जो प्रोबेबल वेलोसिटी आ रही थी उसकी संख्या अब बढ़ गई। अगर 5 प्रोबेबल आ रही थी तो अब क्या आने लगी, 6 आने लगी, 7 आने लगी, मतलब प्रोबेबल वेलोसिटी आने की संभावना अब और क्या हो गई, बढ़ गई। दूसरी, डाउनवर्ड आने की मतलब, कहने का मतलब होता है, डाउनवर्ड से हमारे पास यहाँ पर क्या रिलेट हो सकता है कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा है, जो हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा था वो ग्राफ डाउनवर्ड हो गया। या दूसरी बात, हमारे पास दोनों तरह से पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने बता दिया कि टेम्परेचर अगर T2 ज्यादा है T1 से, तो जो ग्राफ होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा मतलब फ्लैट कर जाएगा। एक क्या हो गया कंडीशन, ग्राफ गोज टू द डाउनवर्ड, या पीक गोज टू डाउनवर्ड, ग्राफ या पीक मैं लिख देता हूं, पीक गोज टू डाउनवर्ड। दूसरी बात क्या हो गई, गोज टू डाउनवर्ड, और दूसरा पीक बिकम फ्लैटेंड, पीक बिकम फ्लैटेंड, पीक क्या हो जाएगा, फ्लैटेंड हो। यहां पे दोनों तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि अगर हमारे पास ये ग्राफ दिया गया है, फिर उसमें से पूछता है कि T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है, या फिर दोनों को कांस्टेंट कर दे, बराबर कर दे, या फिर इसको ज्यादा कर दे, इसको ज्यादा कर दे। फिर यह हमारे पास दे सकता है कि T1 और T2 है, दोनों में से कौन क्या है, कौन क्या है, कि डाउनवर्ड अगर जा रहा है तो डाउनवर्ड जाने का मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ा है। फिर अगर इसको मैंने उल्टा कर देता हूं, अगर मैं T2 को क्या कर देता हूं, कम कर देता हूं, T1 को ज्यादा कर देता हूं, फिर ये ग्राफ क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, कि ये फिर ज्यादा जाएगा, ये कम आएगा। किसी भी तरह से ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशंस का कर्व का हमारे पास जो ग्राफ या क्वेश्चंस बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से बनता है, टेम्परेचर से रिलेट करके, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास जो पीक हो रहा है वो थोड़ा सा स्लाइटली डाउनवर्ड हो रहा है, साथ ही साथ वो फ्लैटेंड हो रहा है। ठीक है, किसी भी तरह से आप इसको याद रखिए, जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वो यहीं से बनते हैं कि क्या होते हैं इनके। ठीक है, रिजल्ट से पूछ लेते हैं, सिग्निफिकेंस से पूछ लेते हैं। इसको देखिए, ध्यान रखिए, इसको उतारिए।